स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारे डिक्चर में। तो आज के वीडियो में 9 क्लास का साइंस का सेकेंड चैप्टर का ये रिवीजन है। पूरा चैप्टर, पूरा किताब, पूरा बुक ख़त्म कर दिए हैं। एक बार बढ़िया से बोर्ड में समझाए हैं। एक चैप्टर में 3-4 पार्ट कर करके समझाए हैं। तो उसको ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9 साइंस करके प्लेलिस्ट एक बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एक लाइन से वहाँ पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, इस तरह से करते हुए पूरा चैप्टर मिल जाएगा, पूरा डिटेल से विस्तार से। ठीक है, आज के वीडियो में सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और इसका क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पहला चैप्टर का हो गया है MCQ और उसका रिवीजन भी करा दिए हैं। आज दूसरा चैप्टर देखते हैं। पूरा चैप्टर एक बार समझ लेते हैं। चैप्टर के अंदर से भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, उसके बाद फिर इसका MCQ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो शुद्ध है कि नहीं है वही चीज़ समझना है। तो मेन आते हैं यहाँ से अध्याय 1 नज़र में। शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जल, दूध, वसा इत्यादि। तो शुद्ध का मतलब होता है, शुद्ध का मतलब हम लोग यही समझते हैं कि जिसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट ना हो तो वो शुद्ध है। ठीक, लेकिन अगर साइंस की भाषा में देखा जाए, वैज्ञानिक की भाषा में समझा जाए, तो जितना भी वस्तु है वो सारे का सारा वस्तु अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है, मिलावट है ना। माने कोई भी पदार्थ शुद्ध, कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है। जैसे जल, पानी शुद्ध कब बोलते हैं, मतलब साफ सुथरा है बोलते शुद्ध पानी है। कीचड़ उचड़ हो गया, उसमें कोनो डूब गया धूलकन, तब कहते हैं ये अशुद्ध पानी है। अदरवाइज कहते हैं शुद्ध पानी है, शुद्ध जल। तो शुद्ध जल नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध जल में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कुछ खनिज लवण भी है। तो इतना चीज़ों का ये मिश्रण है, तो वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध मतलब साइंस कहता है शुद्ध उसी को कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार का तत्व हो। जैसे अगर H है यानी हाइड्रोजन, तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन रहता है, जैसे हाइड्रोजन गैस, ये शुद्ध है। हाइड्रोजन सिर्फ अगर है तो। लेकिन वायु अशुद्ध है। वायु क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है वायु, तो वायु अशुद्ध है। हाँ, अकेले ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन शुद्ध है। ठीक है, दूध में जब पानी मिल जाए तब कहते हैं अशुद्ध दूध, लेकिन नहीं, बिना पानी मिला हुआ दूध भी अशुद्ध है। उसमें भी अलग अलग तत्वों का मिश्रण है, अलग अलग चीज़ों का वसा है ना। तो ये सारा चीज़ क्या है? मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति का होना चाहिए। माने उसका जितना कण है उसका रासायनिक गुण एक समान होना चाहिए, तभी उसको शुद्ध कहेंगे। ठीक है, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। तो शुद्ध पदार्थ का 2 चीज़ डिफिनेशन याद रखिएगा। वह पदार्थ जिसमें जो कण मौजूद है उसका रासायनिक गुण एक समान होना चाहिए। जैसे H2O है, तो हाइड्रोजन का गुण अलग होता है, ऑक्सीजन का गुण अलग होता है, एक समान नहीं है। इसका दोनों का गुण एक जैसा नहीं है, एक कण नहीं है, इसलिए ये मिश्रण है, शुद्ध नहीं है जल। ठीक है, शुद्ध पदार्थ का क्या होना चाहिए कि उसका जो कण है वो सारे कणों का रासायनिक गुण एक समान होना चाहिए और एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होना चाहिए। बल्कि पानी जो देख रहे हैं तो हाइड्रोजन और जल 2 प्रकार का कण से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसलिए ये भी अशुद्ध है। क्लियर है? अब आते हैं पदार्थ में। पदार्थ क्या है? एक प्रकार के द्रव्य है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। और मिश्रण क्या है? तो मिश्रण एक पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों यौगिकों का संयुक्त रासायनिक रूप से या संयुक्त रूप से बना होता है। उदाहरण वायु, गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प आदि का मिश्रण है। ठीक है, तो जितना भी हम आसपास पदार्थ देखते हैं, वस्तु देखते हैं, वो सभी शुद्ध पदार्थ नहीं है, शुद्ध वस्तु नहीं, सब क्या है? मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण जो एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक, 2 या 2 से अधिक, एक ही 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक से मिलकर बना होता है, तो उसको मिश्रण कहते हैं। तो वायु क्या है? मिश्रण है। जल क्या है? मिश्रण। मिश्रण के प्रकार देखते हैं। जल मिश्रण के प्रकार, जल मिश्रण नहीं है लेकिन वो शुद्ध नहीं है। ठीक है,
मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण जिसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, एक विसमांगी मिश्रण जिसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। समांगी मिश्रण बोलते हैं जो परस्पर जो पूरी तरह से मिश्रित हो जाए, माने पूरी तरह से घुल जाए तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। और विसमांगी मिश्रण कहते हैं जो पूरी तरह से नहीं घुलता है, अलग अलग उसका कण दिखाई पड़ता है, ठीक है, जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं, माने अलग अलग रहते हैं, और एक पदार्थ छोटे कणों छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, माने वो दिख जाता है अलग, तो उसको विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू रेत पानी में रेत डाल दिए इस तरह का मिलियन, ठीक है। और समांगी में क्या हो जाएगा, जैसे पानी में चीनी घोल दिए तो चीनिया नहीं दिखता है, घुलल हुआ पूरी तरह से घुल गया। जैसे वायु का मिश्रण है, तो वायु में पता चलता है, तो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ हाइड्रोजन, ऐसा तो नहीं पता चलता है, सब आपस में मिला हुआ है, तो वो भी समांगी मिश्रण है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, उदाहरण सब समझ में आ गया होगा। विलयन देखते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थ को समांगी मिश्रण यानी पूरी तरह से घुल गया तो वो विलयन होगा। जैसे नींबू जल, सोडा जल, ये सब विलयन को उदाहरण, मतलब पानी में पूरी तरह से घुल गया तो विलयन। किसी विलयन में दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। दो भाग होता है विलयन का, एक विलय और एक विलायक। विलय बोलते हैं जिसमें घुलता है, विलय जिसमें पदार्थ घुलता है, और विलायक जिसमें घुलता है, और विलय यानी सोल्यूट, इंग्लिश में सोल्यूट जो घुलता है ना, घुलनशील पदार्थ। जैसे पानी में चीनी घोल रहे हैं, पानी में चीनी घोलते हैं कि चीनी में पानी घोलते हैं, पानी है यहाँ, पानी में चीनी घोलते हैं, तो पानी क्या हुआ, जिसमें घोल रहे हैं पानी में घोल रहे हैं तो पानी हो गया विलयन, और जो चीज़ घोल रहे हैं, चीनी घोल रहे हैं तो चीनी विलय, ठीक। और दोनों मिल करके शरबत जब बन गया तो उस शरबत क्या हो गया, विलयन यानी सोल्यूशन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक विलयन और कोलाइडल विलयन और निलंबन, ये तीन तरह का विलयन होता है, इसमें अंतर समझते हैं। वास्तविक विलयन का जो कण है आकार में बहुत छोटा, एकदम सूक्ष्म होता है, कोलाइडल का थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, और निलंबन का बहुत बड़ा होता है, उस शब्द के आधार पर, ये दोनों का हिसाब से। वास्तविक का जो कण है नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और इसके कण को भी नंगी आंख से नहीं देख सकते, कोलाइडल के कण को, और इसको जो निलंबन है उसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण है, जबकि कोलाइडल विलयन जो है समांगी दिखाई देता है, लेकिन वो परंतु वो क्या है, वास्तव में विसमांगी होता है, और वो निलंबन भी विसमांगी है। वास्तविक विलयन को छानने का विधि से अलग नहीं कर सकते, पृथक माने अलग, छान के अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी और पानी को घोल दिया, छान के इसे छकनी से छान के चीनियाँ अलग करने की होगा नहीं होगा, कहीं पूरी तरह से घुल गया, और ये भी पृथक नहीं होता, कोलाइडल भी पृथक नहीं कर सकते, लेकिन निलंबन को छान करके हटा सकते हैं, ठीक। वास्तविक विलयन पारदर्शी होता है, कोलाइडल विलयन अपारदर्शी, आर पार नहीं देख सकते हैं, और निलंबन जो होता है पारभासी होता है, माने तनी तनी धुंधुर आगे दिखेगा, ठीक है, धुंधला धुंधला, और वास्तविक में पारदर्शी होता है। स्थिर विलयन या अस्थायी जो है रखने पर कण नीचे बढ़ जाता है, सही। स्थिर विलयन अस्थायी रखने पर कण नीचे बढ़ जाता है, अस्थायी विलयन, ये उल्टा कहा लिख दिया, स्थिर विलयन लिखा, अस्थायी रखने पर कण नीचे बढ़ जाता है, इसका कण अस्थायी रखने नहीं बढ़ता है, गलत बात, नहीं बढ़ता है ना, अस्थायी विलयन ये है, और अस्थायी विलयन ये भी है, इसका भी कण नहीं बैठता है, ठीक है, कोलाइडल का भी कण नहीं बैठता है ना, इसका, इसमें सिर्फ बैठेगा, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है। टिंडल प्रभाव दिशा वास्तविक में नहीं दिखता है, टिंडल प्रभाव बीच वाला कोलाइडल में दिखता है, और निलंबन में कभी कभी दिखबो करता है, कभी नहीं हो दिखता है। विलयन के कण छन्ना कागज से पार निकल जाता है, माने छान नहीं सकते, वही चीज़ है। चल ठीक है, इतना से याद रखिएगा। पानी चीनी, ये दूध रक्त हो, ये सब हो गया निलंबन, और कोलाइडल में रेत बालू पानी में घुल गया, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। कोलाइडल विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण कोलाइडल का, ठीक है, कोलाइडल का कुछ उदाहरण, जैसे विलय और विलायक दिया हो। विलायक माने घुलने वाला और घुलाने वाला, और विलय माने घुलने वाला, घुलनशील पदार्थ। तो अगर द्रव को ठोस और द्रव को गैस में घोल देंगे, द्रव को गैस में, तो एरोसोल बन जाता है, जैसे धुंध और बादल। अगर ठोस को गैस में बदल दे, गैस में घोले तो एरोसोल बन जाता है, इससे भी, जैसे धुआं। तो ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछेगा वो, ठीक है। गैस को द्रव से मिलाने से क्या होगा, द्रव में घोलने से क्या होगा, द्रव में मिश्रित करने पर क्या होगा, तो जो फोम बनेगा, झाग बनेगा, जैसे शेविंग क्रीम। द्रव को द्रव से ही मिलाएंगे तो क्या बोलते हैं उसको, तो इमल्सन कहते हैं, जैसे दूध, चेहरा, क्रीम, दरवाजा का पेंट, ये सब। ठोस को अगर द्रव में मिलाए तो उसको सोल कहते हैं, जैसे बालू, गोबर, ये सब।
गैस को अगर ठोस में मिलाए तो उसको फोम कहते हैं, जैसे झाग, रबर, स्पंज। द्रव को अगर ठोस में मिलाए तो उसको जेली कहते हैं, जैसे जेली, पनीर, ये सब। और ठोस को ठोस से मिलाए तो ठोस सोल, रंगीन दूध, रंगीन रत्न का, रंगीन दूध नहीं, रंगीन रत्न या कागज उसका एग्जाम्पल है। आगे है गैस में गैस कोलाइडल विलयन नहीं है, यह मिश्रण है। तो गैस और गैस मिलाने से कोलाइडल विलयन थोड़ी, तो मिश्रण बन जाएगा, इसलिए गैस गैस का नहीं दिया हुआ था टेबल में। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान निकालना, तो विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान निकालना, तो विलयन का द्रव्यमान ऊपर रखते हैं, विलायक का द्रव्यमान नीचे, और गुना 100 कर देंगे तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाता है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान निकल जाता है। विलयन का आयतन प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान, अगर आयतन दिया हो तो विलयन का द्रव्यमान ऊपर, विलायक आयतन नीचे, और गुना 100। मिश्रण को पृथक करने का आप तरीका मानते हैं। मिश्रण समझ में आ गया, तो मिश्रण को आप अलग कैसे करें, उसका क्या क्या तरीका है। तो मिश्रण को अलग करने का एक तरीका है वो वाष्पीकरण है ना, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ को वाष्पीकृत होना, माने वाष्पीकरण मतलब होता है जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम हो, तो जिसका कम हो वो जल्दी उड़ जाएगा, ज़्यादा वाला नहीं उड़ेगा। तो वाष्पीकरण कर लिए, एक ठो को उड़ा देते हैं, जब गर्म कर एक ठो वहीं रह जाएगा। तो इससे क्या हो गया, दो चीज़ अलग हो गया। जैसे रंग डाई जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, तथा पानी बीकर, वाच गिलास। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है, रंग वाच गिलास में रह जाता है। ठीक है, पानी उड़ जाएगा, रंग वह रह जाएगा। तो पानी और रंग मिलल है तो उसको अलग कर सकते हैं वाष्पीकरण से। जैसे इस तरह का दिख रहा है, पानी में रंग मिला हुआ तो भाप बन के पानी उड़ जाएगा, खाली रंग वो बच जाएगा। अपकेंद्रीकरण एक होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं ना, सेंट्रीफ्यूगेशन माने केंद्र में जमा कर देना, तली में, पेंदी में, है ना। मूल उद्देश्य क्या है इसका, जब किसी पदार्थ तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे तरफ दबाव डालता है तथा हल्के कण ऊपर आ जाता है। ठीक है, जैसे दूध से क्रीम पृथक करना, इसे करके करते हैं। ठीक, मतलब नीचे भारी वाला कम नीचे हो जाता है, हल्का वाला ऊपर, और एकदम बहुत हल्का वो एकदम, तो उसको फिर अलग 3 भाग में हो गया, अलग उस तरह से कर देते हैं। शराब उराब रक्त जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल होता है इसका, है ना। क्रीम से मक्खन निकालने में होता है शराब। पृथक्करण कीप एक होता है, पृथक्करण कीप देख लेते फटाफट। दो अघुलनशील द्रव, मैंने दोनों नहीं घुल रहा है, दोनों नहीं घुलने वाला द्रव है, तो उसको पृथक कीप से उसको अलग कर सकते हैं, छानने जैसा होता है ये। ठीक है, जैसे पानी में तेल तो नहीं घुलता है पूरी तरह से, तेलवा ऊपर में उफलल रहता है, तो इस तेल में पानी है ऊपर वाला, मान चलिए तेल है ऊपर और नीचे वाला पानी, तो ऊपर ऊपर रहता है। तो इस कीप है, यहाँ नल खोलेंगे यहाँ से पानी गिरेगा, तो पानी गिरेगा गिरेगा गिरेगा, इतना गिरा दो कि पानी खत्म, तेलवा खाली बचेगा। उस समय नल को यहाँ पे टाइट कर देना है, जो कोर्क है उसको टाइट कर देंगे तो पानी नीचे, जल तेल ऊपर। ठीक है, तो इसको अब क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसका पृथक्करण की ऊर्ध्वपातन विधि से होता है। ऊर्ध्वपातन माने होता है डायरेक्ट ठोस से गैस बनना, बताया था पिछले चैप्टर में। तो डायरेक्ट ठोस से कुछ ऐसा होता है मिश्रण जो ठोस और कुछ और है, तो डायरेक्ट ठोसवा एक ठोस जो है वो ऊर्ध्वपातित हो जाता है, माने गैस से सीधे ठोस बन जाता है या ठोस से सीधे गैस, है ना। जैसे कपूर, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, माने ठोस से सीधे गैस बन जाता है। जैसे कपूर और नमक या चीनी में कपूर मिल गया, धूप में रख देंगे तो कपूर वह उड़ जाएगा डायरेक्ट और बच जाएगा चीनी। ठीक है, ये सब हो गया। अनुप्रयोग इसका उपयोग कहाँ होता है, तो वह कपूर, नेफ्थलीन की गोलियाँ, एंथ्रोक्सिन, अमोनियम क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो जाता है। तो ये सब कोई चीज़ मिला हुआ है तो ये सब उड़ जाएगा, बाकी रह जाएगा। क्रोमेटोग्राफी एक होता है, ये रंग को अलग करने वाला। किसी मिश्रण रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब पानी के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटन पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग को अलग अलग गति से सोख लिया जाता है। तो एक पेपर है जो कि रंगों को सोखता है लेकिन अलग अलग गति से। लाल को जैसे 1 मिनट लगा रहा है तो पीला 2 मिनट लगेगा, इस तरह से। तो जब ललका सोख लिया उसको अलग कर देंगे तो फिर पीला अलग, इस तरह अलग 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 कलर अलग किया जाता है। पेपर है एक तरह का फिल्टर पेपर। अनुप्रयोग इसका उपयोग कहाँ होता है, तो रंग को पृथक करने में, क्लोरोफिल से पिगमेंट को हटाने में, और खून से ड्रग्स माने दवा हुआ का रिएक्शन करे उसको हटाने में। क्या आप सोचते हो, क्या आप सोच सकते हैं कि जब किसी खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट होता है तो खून का क्या करते हैं, क्या करते हैं। तो आसन विधि डिस्टिलेशन, सोचिएगा क्या करते हैं उसको। आसन डिस्टिलेशन यही वही एक तरह से भाप जैसा है। ठीक है, गर्म करते हैं, भाप बन के पानी इधर आ गया, ये नल लगा हुआ है, ये पनिया यहाँ गिर जाएगा, भाप ठंडा होगा तो फिर से पानी बन जाएगा।
इसको डिस्टिलेशन कहते हैं। इससे डिस्टिल वाटर बनाया जाता है, डिस्टिल वाटर आसू जल। दो संघटकों के बीच एक क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि में दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव को अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यह गर्म होकर वाष्पित हो जाता है, वाष्पित रूप से ट्यूब में चला जाता है, जहां यह फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र हो जाता है, जबकि पानी फ्लास्क में ही रह जाता है ना। तो एसीटोन को अलग कर सकते हैं। ऐसे एसीटोन जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, तो पानी में एसीटोन मिलने लेते, एसीटोन वो भाप बन के उड़ जाएगा, इधर आके फिर से वो एसीटोन बन गया, पानी अलग हो गया। ठीक है। अब नोट कुछ याद रखिएगा, अगर दो संघटकों से ज़्यादा संघटक एक ही द्रव में उपस्थित हो जिनका क्वथनांक भिन्न है, तब हम प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सारे संघटक अलग अलग हो जाए। उदाहरण, हवा तथा पेट्रोलियम आदि। पेट्रोलियम में पैराफिन मोम के पृथक किया जाता है। तेल, लुब्रिकेंट, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल तथा पेट्रोल गैस को इस विधि से पृथक किया जाता है। ठीक है, माने बहुत सारा अगर मिला हुआ है तो जो विधि उपयोग करते हैं उसको प्रभाजी आसवन कहते हैं। माने वैसे भाप बन के उड़ाते हैं, लेकिन उसको प्रभाजी आसवन कहते हैं। बहुत सारा कलर अगर मिला हुआ है तो उसका विधि देख लेते हैं। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे की गुटकों से भरी होती है। यह गुटके वाष्प में ठंडा का व संघनित होने के लिए सतह पर प्रदान करते हैं। तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में इसका उपयोग होता है। कार्बनिक रस को शुद्ध करने में, और ऑक्सीजन द्रव, नाइट्रोजन और आर्गन को वायु में पृथक करने में प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। और एक क्रिस्टलीकरण, किसी मिश्रण को अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा संघटक को पृथक करना। माने कोई चीज़ में घोल लेते हैं और उसको फिर क्रिस्टल माने क्रिस्टल में जमा देते हैं, नीचे तली में जम जाएगा और बाकी अलग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल से, कॉपर सल्फेट में से कुछ अशुद्धियाँ, पहले उसको सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल देते, फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रख कर छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, जबकि अशुद्धियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाता है। तो कॉपर सल्फेट कोई अशुद्धि है तो वो तो सल्फ्यूरिक अम्ल में ऊपर ही रह जाएगा, और शुद्ध जो कॉपर सल्फेट है उसका क्रिस्टल बन जाता है, मतलब नीचे जम जाता है तली में जम हो गया, उससे हटा दिए तो वो क्रिस्टलीकरण विधि कहलाता है। वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है? तो वाष्पीकरण या कुछ ठोस विघटित जाता है, कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलयन का विलायक में घोलने पर विलयन के कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियाँ ठोस को संदूषित कर सकती है। तो वाष्पीकरण में अशुद्धियाँ थोड़ा बहुत रह जाती है ना। समुद्री पानी में नमक को साफ करना, शुद्ध करना, क्रिस्टल को पृथक शुद्ध करना, उदाहरण कॉपर सल्फेट, फिटकरी, जिन सब। जल घर या निकाय में जल शुद्ध करना, तो जल घर या जल निकाय में जल शुद्ध कैसे करते हैं? तो घर पहले जल शोधन संयंत्र, संग्रह जल अशुद्ध पानी जाता है अवसादन टैंक में, फिर भारण टैंक, लोडिंग टैंक में जाता है, फिर वहाँ से सभी अशुद्धियों को छाना जाता है निस्यंदन टैंक में, फिर ये घर के लिए अप्लाई हो, क्लोरीन मिलाया जाता है ना, क्लोरीनीकरण करते हैं, फिर घर में जाता है पीने के लिए। दो तरह का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसको भी समझ लेते फटाफट। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमण में वापस आ सकता है, जैसे पानी बर्फ बना, बर्फ से फिर पानी बन सकता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमण, वापस नहीं आ सकता है, जैसे फल पक गया, कच्चा नहीं हो सकता है फिर। ठीक है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नए पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक पदार्थ नया पदार्थ बनता है। बहुत कम मात्रा में उसमें अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। तो भौतिक परिवर्तन में ज़्यादा ऊर्जा खर्चा नहीं होता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ज़्यादा ऊर्जा खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता, नया चीज़ बनता हुआ को वापस कभी नहीं हो सकता। जैसे कागज़ जल गया, फिर से कागज़ नहीं बन सकता वो। तो उदाहरण लिख लीजिएगा इसे दोनों का। लकड़ी जल गया, फिर से लकड़ी नहीं बन सकता है। ठीक है। लड़की जल जाए तो फिर से लड़की बन सकती है, मतलब लकड़ी जल जाए तो नहीं बनेगा। तत्व, एलिमेंट, एक शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, ना ही किसी ज्ञात भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा दो या दो से अधिक साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। माने तत्व एक ऐसा प्राकृतिक चीज़ है जिसको इंसान नहीं बना सकता है। साधारण से बात याद रखना, ना उसको तोड़ सकता है, ना जोड़ सकता है। ठीक है। ना बना सकता है, ना उसको नष्ट कर सकता है। आए समझे? ना विनाश कर सकता है, ना ही निर्माण कर सकता है। तो तत्व में तीन तरह का चीज होता है मेन: धातु, अधातु और उपधातु। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड।
ठीक है। तो तीनों को थोड़ा थोड़ा फर्क देख लेते हैं। धातु चमकदार होता है, अधातु चमकदार नहीं होता है। मेटोलॉइड ये दोनों धातु अधातु के बीच बिचा वाला गुण रखता है ये, ठीक है। धातु आघातवर्धी होता है, आघातवर्ध माने पीठ के चादर बना सकता है। अधातु आघातवर्ध नहीं होता, माने इसको पीठ के चादर नहीं बना सकते। जैसे अधातु कोयला है, कोयला को छेच के सोचेंगे चादर बने तो बनेगा, नहीं बनेगा। धातु लोहा है, लोहा को पीठ के चादर बन जाता है, जैसे दरवाजे खिड़की बनता है, बहुत सारी चीज़ बनता है, ठीक है। गोदरेज, पंखा, कुछ भी है ना। तो धातु ऐसा कर सकता है, अधातु को नहीं, ठीक। धातु सोनेरस होती है, सोनेरस माने आवाज़ देता है, उसको ठंग ठंग टंग टंग आवाज़ देगा। और ये अधातु सोनेरस नहीं होता, मैंने आवाज़ उसमें नहीं उत्पन्न होता है ठोकने से। ऐसा आवाज़ होगा थेपड़े थेपड़े, वैसा भयानक वाला आवाज़ जो घंटी उंटी जैसा आवाज़ नहीं निकलेगा उसमें, है ना। धातु में निकलता है। जब धातु किसी वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा होता है ना, उसी को सोनेरस कहते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक। कौन? धातु। सुचालक माने अच्छा चलता है, माने ऊष्मा भी चलता है, विद्युत भी चलता है, माने करेंटो लगेगा उससे और गर्म भी होता है। जैसे लोहा छूजिएगा, करंट वाला टच करिएगा, जोर का झटका धीरे से लग जाएगा। गर्म करिएगा लोहा को तो इधर गर्म करेंगे, इधर ई कोना में, तो ई कोना भी पहुंच जाता है धीरे धीरे, ठीक है। माने ऊष्मा भी चलता है, विद्युत भी चलता है, लेकिन अधातु में नहीं चलता है। एक ग्रेफाइड है, ग्रेफाइड जिसमें चलता है, बाकी में नहीं चलता है, ठीक है। उदाहरण सोना चांदी, लोहा लुती, लुती ने किसका उदाहरण है? धातु का। और अधातु को ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये सब। और उपधातु को उदाहरण याद रखिएगा, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। चलिए ख़त्म होने वाला है, ख़त्म ही है, लास्ट है। मिश्रण और यौगिक में अंतर समझ लेते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो मिश्रण में क्या है, कोई तत्व या यौगिक बहुत सारा मिल गया और कोई चीज़ बना रहा है, मिश्रण हो गया, तो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, बस मिश्रित हो रहा है वो, है ना, मिश्रित। लेकिन यौगिक क्या है, तो इसमें दो तत्व मिलता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके एक नया पदार्थ बन जाता है ना, नया पदार्थ का निर्माण होता है। किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, क्यों? मिश्रण, ये नए पदार्थ का निर्माण करते हैं यौगिक। मिश्रण में उपस्थित संगठक अपने गुण धर्म को दर्शाते हैं, लेकिन यौगिक में जो चीज़ वो अपने गुण धर्म को खो देता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का गैस ना, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन ये दोनों मिल करके पानी बन जाता है, तो गैस रहता है, तो पानी लिक्विड बन जाता है। प्रकृति लोग बदल लिया है ना यौगिक, लेकिन मिश्रण में नहीं होता है, ठीक है। मिश्रण जैसे चीनी और जल को मिला देंगे तो मिश्रण, तो जल चीनी में जल में चीनी मिला देंगे तो थोड़ी ऐसे जल है कि कोनो दूसर गुण का हो जाएगा, वैसे ही रहेगा, ठीक है। खाली मीठापन आ जाएगा, वो खत्म भी हो सकता है। घटकों के भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता, माने मिश्रण को अलग किया जा सकता, बल्कि लेकिन यौगिक को कभी नहीं किया जा सकता, ठीक है। बहुत एक्सपेरिमेंट करने पर किया जा सकता, माने साइंटिफिक विधि से किया जा सकता है, ऐसे जनरली ने। उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। एक स्थिर अनुपात का नियम देख लेते हैं और एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात का नियम कहता है रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात परस्पर संयुक्त समान तत्वों के बना होता है। जैसे H2O जो है, H एगो रहता है तो हाइड्रोजन 8 हो, 1:8 हो, इसी हिसाब से बनाएंगे, लेंगे तो पानी बनेगा। जैसे हाइड्रोजन अगर 2 को लेना होगा तो ऑक्सीजन भी 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, यानी अनुपात स्थिर होता है। इसमें अंदाजी लेंगे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन अंदाजी थोड़ी पानी बन जाएगा ना, इतना ही अनुपात से बनता है ये। अगला द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बनाया जा सकता है, ना निर्माण किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता, ना बनाया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता, उसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा इसका, बहुत स्पीड से थोड़ा रिवीजन एक बार, बस एक बार दिखा दिए, एक झलक, है ना, एक झलक, तेरी झलक सर्फी करा दिए। अब आते हैं इसका क्वेश्चन MCQ लेकर के, पूरा विस्तार से अगर पढ़ना है तो जाइए प्ले लिस्ट में, चैप्टर जो पढ़ाए बोर्ड में बढ़िया से देख रहे, बोर्ड में बहुत बड़का बोर्ड है ना, तो बोर्ड में हम पढ़ाए हैं तो उसको समझा ले, उसमें समझ, है ना। बार बार एक ही चैप्टर व एक ही चीज़ वक्त पढ़ाना सही बात नहीं है, इसलिए बस अभी सुपर फास्ट रिवीजन थोड़ा करा दे रहे हैं ताकि याद आ जाए, थोड़ा सा याद, और पढ़ा चुके हैं उसको देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।